यहाँ पर थे हम। आवाज़ आ रही है? जी सर। तो कहाँ तक बात करी थी हमने? सर कैसा पता भाई, एंड इफ देन एल्स। तो इसके ऊपर स्ट्रक्चर को अगर आप देखो, जो आपको पेपर में लिखने के लिए आपसे पूछ सकता है, वो ये पूछता है भाई इफ देन का स्ट्रक्चर बताओ। तो आप कह सकते हो कि भाई फॉर इफ कंडीशन द देन पाथ इज फॉलोड इफ द कंडीशन इज ट्रू। इफ के लिए देन पाथ उस वक्त फॉलो होता है जब कंडीशन ट्रू होती है, और एल्स पाथ उस वक्त फॉलो होता है जब कंडीशन फॉल्स होती है। स्ट्रक्चर देखो आप, जैसे कहते हैं इफ कंडीशन देन वैल्यू इफ ट्रू एल्स वैल्यू इफ फॉल्स। इसको समझाने के लिए मैं आपसे तीन चार तरह से बात कर सकता हूँ। नंबर वन, कि मैं आपसे कहता हूँ कि भाई एक आप प्रोग्राम बनाओ जिसके अंदर आप इनपुट करो एक नंबर को, और उसके बाद फिर आप चेक करो, जैसे आपने किया इनपुट ए, एक नंबर इनपुट किया आपने, और वहाँ पर फिर आपने लिखा कि इफ़ ए ग्रेटर देन ज़ीरो देन प्रिंट पॉजिटिव। अगर ए ज़ीरो से बड़ा हो जाए तो आप प्रिंट कर दो पॉजिटिव को, और अगर ऐसा नहीं है तो आप प्रिंट करो नेगेटिव को। जी ये पॉइंट समझ में आता है? जी। ठीक है। अब ये तो हो गया सूडो कोड सिंपल लैंग्वेज में। अब इसको अगर मैं करने के लिए बैठता हूँ पाइथन पे, तो फिर यहाँ पे ये आपके सामने पाइथन स्क्रीन आ रही होगी। यहाँ पे जाता हूँ मैं और यहाँ से पाइथन का कोड उठाता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। अब इसके ऊपर जब हम जाएंगे, तो ये एक आपको नज़र आ रहा होगा एक प्रोग्राम। इसमें क्या हो रहा है, आपने लिखा ए इज़ इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर नंबर। आपने इसको क्या किया कि एक नंबर इनपुट किया, और उसके बाद आप कंडीशन चेक कर रहे हो कि इफ़ ए ग्रेटर देन ज़ीरो, इफ़ ए ग्रेटर देन ज़ीरो देन प्रिंट पॉजिटिव और जी। एल्स नेगेटिव। मैं रन पे जाता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 4, मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है। मैं इसको बंद करता हूँ, मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ -67। तो मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये इफ़ देन एल्स होता है, जिसके अंदर आप इनपुट देने के बाद डिपेंड करता है आपने क्या इनपुट दिया है, आपका आंसर जो है ना वो सीधे इसके ऊपर आता है। बस इसमें इतना याद रखना है कि इफ़ के बाद आपके पास कंडीशन आती है, और फिर उसके नीचे जो होता है इफ़ के नीचे वो होता है वैल्यू इफ़ फॉल्स, और फिर आप एल्स लिखते हो, और एल्स के बाद आप लिखते हो वैल्यू इफ़ वैल्यू ऑफ ट्रू ऊपर लिखते हो इफ़ के बाद, और फिर इसके नीचे जो लिखते हो वो लिखते हो वैल्यू ऑफ फॉल्स। राइट। ये एक चीज़ हो गई आपके पास। ठीक है। अगली चीज़ क्या हो सकती है? अगली चीज़ ये हो सकती है कि मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये बताओ कि लेस देन और ग्रेटर, मैं कहता हूँ दो नंबर इनपुट करता हूँ और मुझे बताओ दो नंबर में से ग्रेटर कौन सा है, तो आप क्या लिखोगे उसके लिए? सर कि अगर इफ जो नंबर है इज ग्रेटर देन 0। नहीं, दो नंबर ग्रेटर देन बात कर रहा हूँ ना मैं। तो दो नंबर के लिए मुझे सबसे पहले क्या दो करना होगा? एक नंबर इनपुट दो करवाना नंबर होगा। इनपुट करने होंगे। दो नंबर इनपुट करने होंगे। हाँ। एक को मैं ए कहूँगा, एक को मैं बी कहूँगा। जी। उसके बाद क्या आता है? इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है ग्रेटर। तो आप कह दोगे भाई ए ग्रेटर है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप कह दो सही। बी ग्रेटर है। हम इसे चलाते हैं। सही। अब हमने पहला नंबर, कोई नंबर बताओ मुझे। 8। दूसरा, 18। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? बी, विच इज़ बी इज 18। ग्रेटर। इसको दोबारा चलाते 18। हैं। दिस टाइम वी विल पुट द नंबर ग्रेटर देन, दैट इज़ 45, और उससे नीचे 23। और वो कहता है कि आपका ये नंबर ग्रेटर है। सही। ये इफ़ का दूसरी एग्जाम्पल हो गई। एक हम्म। और एग्जाम्पल हो सकती है कि मैं आपसे बोलूँ कि इनपुट करो एक नंबर और मुझे बताओ कि उसमें से इवन और ऑड, इवन है कि नंबर ऑड है। अगर मैं आपको 7 कहता हूँ तो आप क्या कहोगे? ऑड। ऑड है। और अगर मैं कहता हूँ कि 46, तो आप क्या कहोगे? इवन। इवन है। आप कैसे बता पा रहे हो ये चीज़? तो डिविजिबल डिवाइड बाय 2 करके, डिविजिबल बाय 2 है।
कोई भी नंबर जो डिवाइड बाय 2 होने के बाद हमें रिमाइंडर पे फुल नंबर में डिवाइड। रिमाइंडर पे हमें दे दे 0, क्या कहा जी। मैंने? जो कोई भी नंबर हमें डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर में 0 दे दे। डिवाइडेड बाय 2 होने के बाद रिमाइंडर पे 0 दे दे, तो वो नंबर क्या हो जाता है? जी। वो क्या इवन। हो जाता है? वो नंबर इवन हो जाता है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब सवाल ये होता है कि रिमाइंडर कैसे पता चलता है आपको, कंप्यूटर में कैसे रिमाइंडर डलेगा? उसके लिए आपके पास एक तरीका होता है। यहाँ पर पाइथन नॉर्मल प्रोग्राम में कंप्यूटर साइंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वोशंट एंड रिमाइंडर। जैसे मैं ये कहता पढ़ाया था, हूँ, मॉड आता है इसमें। है ना, तो 10/2 अगर हम कहते हैं तो इसमें से अगर स्लैश लगाते हैं तो स्लैश का मतलब होता है डिवीजन, तो वो 5 आ गया। अब लाजिम नहीं है 5 हर दफ़ा है, नंबर तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो स्लैश का साइन है वो हमें रिटर्न जो करता है ना, वो करता है क्वोशंट। स्लैश का साइन क्या रिटर्न करता है? क्वोशंट करता है। अब मैं ऐसे अगर, है ना, अब मैं इसको अगर इस तरह से करूँ कि कोई भी नंबर बताओ मुझे, 7। थोड़ा बड़ा बताओ, 37 कर लेता हूँ। 80। हाँ 37। अब 37 डिवाइड बाई 2 स्लैश, एक आंसर ये बनेगा, दैट इज 218, तो 36 होता है तो ये 18.5 बनेगा। लेकिन मैं 13% 2 लिखता हूँ, परसेंटेज यहाँ मॉड्यूलस है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिवीजन को। तो 37/2 का आंसर मेरे पास 1 आएगा। कैसे आएगा? जब मैं 37 को यहाँ उठाता हूँ और मैं लिखता हूँ 2 18 36, मेरे पास 1 बच गया। जो रिमाइंडर बचता है वो मॉड्यूलस में आता है। और जैसे कि अगर मैं डिवीजन कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा 2 18 36, 1 आ रहा है, मैं पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, और फिर मैं कहूँगा 5 10। सही। अब जब मैं इस वाले नंबर को उठा रहा हूँ तो ये वाला नंबर जो आता है वो मेरे साथ क्वोशंट के साथ आता है। तो हमें ये याद रखना होगा कि डिवीजन जो होता है वो रिटर्न करता है क्वोशंट को, और जो मॉड्यूलस साइन है वो रिटर्न करवाता है हमें रिमाइंडर को। रिमाइंडर। एक कॉन्सेप्ट और समझना है, अगर मैं लिखता हूँ a = 5, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक ही वैल्यू 5 असाइन कर दी, है ना, असाइनिंग वैल्यू 5 टू द वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं उसके कंट्रास्ट में अगर ये लिखता हूँ, क्या नहीं पता, इसका नहीं पता, ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें आप वैल्यू असाइन करते हो। और ये कहलाता है रिलेशनल ऑपरेटर। क्या कहलाता है? रिलेशनल ऑपरेटर। जो रिलेशन चेक करता है कि चेक करो कि क्या ए में भी 5 जैसी कोई चीज़ है। सही। अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर नो आ जाएगा। उसके हिसाब से जो परफॉर्म करना होगा वो परफॉर्म किया जाएगा। सही। अच्छा जी, इसको देखते हैं आगे। अब हम जा रहे हैं इवन ऑड की तरफ। जी। ये नंबर नज़र आ रहा है, a = इंटीजर इनपुट इंटर अ नंबर इफ a का मॉड्यूलस 2 = 0। अगर a का मॉड्यूलस 2 = 0 है तो इसका मतलब है वो नंबर इवन है। a के मॉड्यूलस 2 का मतलब है, अगर आपने यहाँ पे 7 डाला तो रिमाइंडर में 1 आ रहा होगा जी। 1 = 0 नहीं होता तो ऊपर वाला पार्ट नहीं चलेगा, नीचे वाला चलेगा। सही। ठीक है। और अगर आपने डाल दिया वहाँ पर 8 डाल दिया तो 8 की %2 यानी 8 मॉड्यूलस 2 का मतलब है 2 4 8 पूरा मुकम्मल कंप्लीट डिवाइड होगा, तो इस हिस्से पे यहाँ 0 आ रहा होगा। सही है। तो फिर नंबर इज इवन चलेगा। चला के देख लेते। हम नंबर डालते हैं 45, तो वो कहता है ये ऑड है। सही कह रहा है? सही कह रहा है। हम नंबर डालते हैं 24, कह रहा है इवन है। सही है, प्रोग्राम सही चल रहा है। सही।
तो हमने यहाँ पे ए नॉट का किया, पॉजिटिव नेगेटिव का किया, ग्रेटर का किया। ये बात समझ में आई? इफ से रिलेटेड 3 सवाल हमने कर लिए, एडिशन, एवरेज और इवन ऑड 1। अब इसमें एक चीज़ और भी आती है कि जब हम ये सारे सवाल कर रहे होते हैं तो इसमें अभी तक हमने जो बात की उस हिसाब से तो हम सिर्फ 2 इफ़ के ऊपर बात, एक चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, इफ एल्स के ऊपर। जी ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें एक से ज़्यादा जो है हमें इफ़ की ज़रूरत पड़ जाए, फिर हम क्या करेंगे? तो उसमें फिर वो केस ऑफ अदरवाइज लगा देते हैं। केस ऑफ अदरवाइज पे अभी मैं फ़िलहाल नहीं जा रहा, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ मल्टीपल एल्सिफ। हाँ, मल्टीपल एल्सिफ का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको, क्या देखो, ये तो हमने सारे कर लिए, ग्रेटर देन वाला भी कर लिया। ये आ गया नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मल्टीपल एल्सिफ का मतलब ये कि आपने इनपुट ए बी सी 3 नंबर किए, 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब जब इसमें आप करोगे तो इसमें ए बी सी करने के बाद आपने कहा देखो, अगर मैं, आप और हमारे साथ कोई एक बंदा और मौजूद है तो हमें ये पता करना है कि भाई इनमें से बड़ा कौन है। तो ज़ाहिर है किसी एक के बड़ा होने के लिए, अगर मैं बड़ा हूँ तो मेरा आपसे भी और उस तीसरे शख्स से भी बड़ा होना ज़रूरी है जी। तो मैं कहूँगा भाई ए ग्रेटर देन बी एंड लॉजिकल एंड, जो आप लॉजिक गेट में पढ़ते हो, जिसका मतलब होता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी बात बनेगी। तो इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर ये दोनों चीज़ें मीट कर जाती हैं तो इसका मतलब है ए बड़ा है। और अगर ऐसा नहीं है और आप फिर कहते हो कि एल्स इफ, लिखा हुआ है ना एल्स इफ, फिर आप एल्स इफ के लिए बी को चेक करते हो, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर ऐसा नहीं है, बी बड़ा है ए से और बी बड़ा है सी से, तो फिर बी को प्रिंट करो। और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर आखिर में जो बचता है वो सी हो जाएगा। अब आप सी में एक चीज़ देख रहे हो, सी में मैं इफ़ नहीं लगा रहा। तो अब यहाँ पर इसका एक कोड आ गया। कोड मुख्तलिफ होता है, ज़ाहिर है कोड के अंदर कुछ चीज़ें जो हमने वहाँ की गई होती हैं हमें यहाँ नहीं करना होता, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटेक्स को फॉलो करती है। मैंने कोड को यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। अब मैंने 3 नंबर इनपुट किए हैं यहाँ पे, जैसे इनपुट किए जाते हैं। इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी लिखा, इसके अंदर हमें टैब देना पड़ता है क्योंकि हमें इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। तो बस मुझे यहाँ टैब देने होंगे, टैब दे दूँगा यहाँ पे, फाइल में जाके इसको सेव करा देता हूँ। इसको मैं एल्स इफ के नाम से सेव करा देता हूँ, एल्स इफ, ठीक है। और अब मैं इसको चलाता हूँ। तो अब मुझसे ये 2 नंबर मांगेगा 1 2 3, जैसे मैंने एक पहला दिया 1, दूसरा दिया 2, तीसरा दिया 3। तो अब यहाँ पे कौन बड़ा है? सी बड़ा है। ये एक कंडीशन थी। मैं दोबारा चलाता हूँ और अब मैं देता हूँ 3 2 1। अब मेरे पास सी नहीं बड़ा हुआ, अब मेरे पास ए बड़ा हो गया, क्योंकि दिस टाइम मैंने जो बड़ा नंबर दिया वो ए में दे दिया। सही। दोबारा चलाता हूँ। अब इस टाइम मैं नंबर देता हूँ 1 3 2, और उस टाइम अब कौन बड़ा हो गया? बी बड़ा हो गया। तो ये तीनों के लिए चल गया। ये बात समझ में आती है? जी। अच्छा, अब हमने रिलेशनल ऑपरेटर वाला भी कर लिया और इवन ऑड वाला भी कर लिया, ठीक है। अब इसमें एक जो नेस्टेड इफ का मैं बता रहा था आपको कि नेस्टेड इफ में जैसे मैं कहता हूँ कि भाई आपने इनपुट करना है एक परसेंटेज, इनपुट परसेंटेज, और आपने क्राइटेरिया बना दिया कि अगर वो 90 से ज़्यादा है तो फिर ए स्टार आ जाए। नहीं है ऐसा, वो 80 से ऊपर या 80 के बराबर हो और 90 के से नीचे या 90 के इक्वल हो तो फिर ए है। कोई भी क्राइटेरिया हम सेट कर सकते हैं। 70 से लेकर 79 तक होगा तो बी है, 60 से लेकर 69 तक होगा तो सी है, 50 से लेकर 59 तक होगा तो डी है, और 40 से लेकर 49 तक होगा तो ई है। सही। इसको देख लेते हैं। पाइथन का कोड है, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
अब यहाँ पे आने के बाद हेलो 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 सर अब यहाँ से हमने इनपुट किया, थोड़ा सा मैं सेट करना होगा इसको। हेलो आ सर गया, हाँ जी आ रही है आवाज़? हेलो आवाज़ आ रही है? हेलो, जी सर अब आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे इसको हमें सेट करना सर होगा। ये एलिस क्या है? जब हम सूडो कोड में बात करते हैं तो हम एल्स लिखते हैं, लेकिन जब पाइथन में आते हैं तो पाइथन एल्स को आइडेंटिफाई नहीं करता, वो एलिफ को करता है, एल्स इफ नहीं करेगा। मैं यहाँ पर अगर ए एल ऐसी लिख दूंगा ना सही तो ये ब्लैक हो गया, देखो इसका मतलब है ये कोई हम्म स्टेटमेंट है ही नहीं। सही लेकिन मैं जैसे ही एलिफ करूँगा तो वो करेगा। हाँ, इसको सेव करते हैं, परसेंटेज ग्रेड के नाम से। अच्छा जी, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें करनी होंगी क्योंकि सिंटेक्स के हिसाब से करना है। तो क्या कहता है, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंट ब्लॉक, नीचे सबसे नीचे जाके प्रिंट को टैप देना होगा। कोई परसेंटेज डालते हैं 34, तो वो कहता है ग्रेड यू है आपका, 40 से कम को हमने फेल का है। सही अगर हम यहाँ जाते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट, अगर हम डालते हैं वैल्यू 95, तो वो कहते हैं ए स्टार है। हम्म अच्छा जी, दोबारा चलाते हैं, अगर हम डालते हैं 67 तो वो कहता है ग्रेड सी है। हमने कैटेगराइजेशन की हुई है कि ग्रेड सी के लिए वो 60 से लेकर 60 से लेकर 70 के दरमियान होना चाहिए। जी ठीक तो ये हमने आज काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इफ से रिलेटेड की हैं, तकरीबन 4-5 प्रोग्राम जो हमने इफ से रिलेटेड किए हैं। तो एक तो ये चीज़ आ गई, देख लेते हैं और क्या कर सकते हैं इस पर। तो ये तो सारी चीज़ें आ गई, बाकी लूप है, लूप को भी फ़ौरन नहीं करेंगे क्योंकि इफ़ की काफ़ी सारी चीज़ें आपने जो है यहाँ पे अभी सिर्फ हमने इफ देन तक की बात की है, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है टोटलिंग का। टोटलिंग क्या चीज़ होती है? तो टोटल में वो जो हम पहले इन वैल्यू इनिशियलाइज करा देते हैं जैसे कि जीरो, फिर उसमें हम बार बार पन्ना ऐड करते रहते मतलब टोटल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पिछले वाले में नया टोटल ऐड करना, पिछली हैं। जी वैल्यू में नई वैल्यू को ऐड कर देना। तो टोटल का कॉन्सेप्ट ये होता है, ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि जैसे मैं कहूँ कि भाई आपकी क्लास के अंदर अगर 10 बच्चे 20 बच्चे हैं और मुझे उन 20 बच्चों का क्लास का एवरेज निकालना है, तो मैं उनका क्लास का एवरेज कैसे निकालूंगा? ज़ाहिर है मुझे हर बच्चे से उसके नंबर बार बार पूछने होंगे। तो हम्म पूछने के बाद फिर आखिर में जो है ना मुझे उसका एवरेज निकालना है। लेकिन इससे पहले मुझे एक चीज़ आपको और समझानी पड़ेगी, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर। मैं कुछ आइडिया आपको दे देता हूँ। देखो लूप हमारे पास 3 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। 3 तरह के। कौन कौन से? फॉर टू नेक्स्ट, एक फॉर हो जाता है, और एक वो एंड एक डू, एक रिपीट एंटिल होता है, और एक रिपीट वाइल होता होता है। है। ऐसा ही है। जी तो ये 3 तरह के आपके लूप होते हैं। अच्छा, जहाँ पर फिक्स सेट की बात की जाए, फिक्स्ड, जब आपको कोई फिक्स वैल्यू दी जाए कि 20 दफ़ा 30 दफ़ा 50 दफ़ा 100 दफ़ा, तो फिर वहाँ पर आप किसका इस्तेमाल करते हो? फॉर टू नेक्स्ट का। फॉर का करते हो। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि यार 10 नंबर प्रिंट करा दो, सिर्फ सिंपल 10 नंबर प्रिंट करा दो, 1 से लेकर 10 तक।
तो नॉर्मली जो आपको पढ़ाया जाता है, जो आपको सूडो कोड में लिखना मिलेगा, वो आपको मिलेगा कि आपने सिंपल ये करना है कि आप लिखोगे फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10, फॉर एक्स या कोई भी वैल्यू इज इक्वल टू 1 to 10, यानी एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चलाओ और प्रिंट करा दो एक्स को। लेकिन ये यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर लूप इस्तेमाल होता है वो होता है फॉर आई इन रेंज से। चीज़ वही है, जैसे वेरिएबल है आप इसको एक्स कर दो, मसला नहीं है, वेरिएबल इसको भी एक्स कर दो, मसला नहीं है। बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि बजाय इज इक्वल टू 1 to 10 लिखने के बजाय हम लिखते हैं फॉर आई एक्स इन रेंज 1,11। 1,11 का मतलब है 10 तक जाना है हमने, एक ज़्यादा लिखना पड़ता है। इसको चलाता हूँ मैं तो, और मैंने प्रिंट एक्स लिख दिया, तो अब देखो ये क्या कर रहा है, ये 1 से लेकर 10 नंबर प्रिंट कर रहा है, यानी ये ऑटोमेटिकली लूप चला रहा है, ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है, ऑटोमेटिकली वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है। तो ये आपका फॉर का लूप काम करता है, 1 से लेकर 10 तक ही प्रिंट कर रहा है आपके पास। अब इसी चीज़ के बिना आप पर अगर मैं कहूँगा यार एक टेबल बनाते हैं, टेबल में ये होता है कि आप एक वैल्यू इनपुट करते हो, अगर मैं आपसे कहूँ भाई टेबल बना दो, तो आप क्या करोगे, आप एक नंबर इनपुट करोगे और उसका टेबल बनना शुरू हो जाएगा जी। सामने लिखा हुआ आ रहा है कि भाई n इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर अ नंबर, ठीक है ना, और आपने लिखा फॉर आई इन रेंज 1,11। अब देखो हुआ क्या, n में आप कोई नंबर दोगे, सही, n में आपने लेट सपोज 7 दे दिया, आई इन रेंज 1 to 11, आई जो है वो 1 से लेकर 10 तक चलेगा। अब जो आपने नंबर दिया है n, उसमें 7 आ रहा है, आई में क्या आ रहा होगा, उसकी रेंज 1 2 3 4 5 6 7। अभी इनिशियली सबसे पहले क्या आएगा, ये 1 आएगा, 1 आएगा। n में आपने 7 डाला हुआ है, 7 1 जा 7, 7 वो किस में स्टोर हो जाएगा, आर में, r में। n में क्या पड़ा हुआ है, 7 7, आई में क्या पड़ा हुआ है, 1 1, तो r में क्या आ गया था, 7। 7, तो 7 1 जा 7। ये जो x जैसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है और जो इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है, वो सिर्फ प्रिंट होने के लिए लिखा हुआ है। अब मैंने 7 लिखा, तो आप देखो 7 × 1 = 7, ये जो 7 है ये n वाला है, ये जो i है ये 1 है, अगली बार वो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, और ये जो r आ रहा है वो ये 7 14 21 25 ये सब वैल्यूज आ जाएंगी। पॉइंट समझ में आ रहा है जी सर। तो ये इस तरह से जो है ना आपका फॉर लूप चलता है। यहाँ तक ये बात समझ में आती है जी। इसके बाद अगर कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल, सम, ऐड, एडिशन, एल्स लूप, फॉर ग्रेटर इफ एल्स लूप, फॉर ग्रेट पॉसनेक, इसमें नहीं हुआ, कर देते हैं उसको। अच्छा, अब हमने करना है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल का मतलब ये है कि मैं कहता हूँ कि भाई 5 नंबर इनपुट लेके उनका सम करा दो। क्या कहा मैंने? 5 नंबर लेके उनका सम करा दो। 5 नंबर लेके उनका सम करा दो। तो 5 नंबर लेने का मतलब ये है कि मुझे अपना लूप कहाँ तक करना होगा? 5 तक। तो मैं इसको 6 कर लेता हूँ, सही ना? तो 6 नहीं आएगा? 6 तो लिखा है, 6 लिखा है, अगर 5 हम तक 6 तक चलेगा। करेंगे तो बंडल 6 आएगा? नहीं, 5 तक आएगा, एक ज़्यादा लिखना पड़ता है। सही। बस इतना याद रखना है तुम्हें कि कभी भी जब आप सम करने जाओ तो सम को इनिशियलाइज टू 0 करो, क्योंकि अभी आपके पास सम की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं है। सम का रूल ही यही है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस n, यानी कि सम में 0 पड़ा होगा, n जो भी दोगे वो इसमें ऐड होते जाएगा। ऐसा ही है ना? जी सर। ठीक है, और आखिर में आप सम करा दोगे। अब मैं इसको चला के देख लेते हैं। इंडेंटेशन मांग रहे हैं, इंडेंटेशन दे देते हैं। नंबर डाला 4, सही है, सम 0 था, 4 + 0 के 4 रहा। अगला नंबर 5 डाला था, 4 में प्लस हो गए 5 हो गया 9। उससे नेक्स्ट नंबर जो था वो हमारे पास 15 था। फिर अगला नंबर दोबारा डाल दो, तो दोबारा से एग्जीक्यूट कराना होगा, अटक गया ये।
दोबारा से चला देते हैं। नंबर डाला 3, फिर डाला 4, 3 और 4 7 हो गया, 5 डाला 12 हो गया, 6 डाला 18 हो गया और 12 डाला 30 हो गया जी। तो इसने पिछले नंबर में अगले नंबर को ऐड कर दिया। तो ये इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल। ये समझ में आता है? जी सर।